लेकर के आए हैं साम्यावस्था चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और इनमें सबसे खास है साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग। इसके अलावा इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपको अगर याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में साम्यावस्था की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम साम्य स्थिरांक की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, लेकिन ये क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे कि हमारे पास कितना टाइम बचता है, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, टाइम बचेगा तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास की बातों में ले जाना चाहूंगा। मान लीजिए आपसे बोला जाए साम्य स्थिरांक की इकाई क्या है। मान लीजिए आपसे बोला जाए साम्य स्थिरांक की इकाई क्या है, मतलब कि केसी और केपी, केसी तथा केपी की इकाई क्या है। मान लीजिए ये बोला जाए आपसे तो वैसे तो आपको मैंने बात बता रखी है कि क्या होता है। वैसे तो आपको बताया, जनरल सेंस में हम क्या बोलेंगे इसको, सामान्य रूप से हम इसको बोलते हैं इकाई रहती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। लेकिन जब आपको कोई अभिक्रिया सक्रिय द्रव्यमान की जगह आपको सांद्रता के पदों के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया, जैसे मान लो ये ए प्लस बी बी सी सी डी डी, ये दे रखा हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। गैस 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 और गैस, मान लो ये अभिक्रिया आपको देखिए। अब आपको पता है कि इस अभिक्रिया के लिए हम केसी क्या लिखते हैं, इस अभिक्रिया के लिए हम केसी लिखते हैं सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। ठीक है, और आपको केपी लिखने के लिए बोला जाए तो सी का आंशिक दाब की पावर सी, डी का आंशिक दाब की पावर डी, ए के आंशिक दाब की पावर ए और बी के आंशिक दाब की पावर डी। ऐसे हम प्रकट करते हैं इसको, आपको ये बात अच्छे से पता है। ठीक है, तो जनरली तो हमारे पास ये क्या है, इकाई रहित। लेकिन मान लो आप इसको सांद्रता के पदों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर सांद्रता के पदों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, मतलब ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता, मतलब कि चारों तरफ क्या है, सांद्रता ही सांद्रता है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब कि मैं इसकी इकाई को ऐसा भी लिख सकता हूँ, सांद्रता, ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, सांद्रता सांद्रता सी डी। तो सांद्रता पे गाद आ जाएगी सी प्लस डी, माइनस नीचे भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, ए प्लस बी, ए प्लस बी। और मैंने आपको बताया कि सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा एन जी के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि केसी की इकाई जो है वो ये हो जाएगी जब सांद्रता के पदों में व्यक्त करनी ही हो। और जनरली अगर आपको पूछे कि भाई क्या है, तो इकाई रहित है ये। अच्छा, केपी, केपी की इकाई हम कैसे लिखेंगे, तो देखो केपी की इकाई क्या हो जाएगी, देखो ये दाब है, ये दाब है, ये दाब है, ये दाब है, सारे के सारे क्या है, दाब। और दाब पे क्या होगा, सी, तो दाब पे सी, सी का गुणा सी डी, तो सी प्लस डी, माइनस दाब पे घात ए, दाब पे घात बी, ए प्लस बी। क्लियर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, हम केपी की जगह क्या लिख सकते हैं, केपी बराबर हम लिख सकते हैं दाब डेल्टा एनजी, लिख लिया इसको, तो ये हो जाएगा डेल्टा एनजी। तो केपी का जो इकाई होगा वो दाब की घात डेल्टा एनजी के बराबर हो जाएगा। तो ये इकाई निकालने का तरीका कब, जब सांद्रता और दाब के पदों में आपको दे रखा हो। लेकिन हमें कुछ भी ऐसा हिंट ना हो तो हमें इकाई रहित ही बोलना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हम सांद्रता की जगह सक्रिय द्रव्यमान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से और चीजों को सहूलियत के हिसाब से देखा जाए तो हम सांद्रता और दाब के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। चलिए, तो अब आते हैं हम अनुप्रयोग पे। तो लिखना है भैया साम्य स्थिरांक का अनुप्रयोग। साम्य स्थिरांक का क्या अनुप्रयोग, ठीक है। चलिए, तो साम्य स्थिरांक के क्या अनुप्रयोग है, उसमें सबसे पहला आपको ध्यान रखना है अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण करने में, अभिक्रिया की डायरेक्शन बताने में, अभिक्रिया की डायरेक्शन बताने में हम साम्य स्थिरांक का इस्तेमाल करते हैं। अब अभिक्रिया की डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर साम्य स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसे समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा जिसको हम बोलते हैं अभिक्रिया गुणांक। अभिक्रिया गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। इसका मतलब होता है सी की सांद्रता पे घात सी, डी की सांद्रता पे घात डी, ए की सांद्रता पे घात ए और बी की सांद्रता पे घात बी। अब आप बोलेंगे मुझे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया आपने, अभिक्रिया गुणांक का फॉर्मूला ये लिखा और थोड़े टाइम पहले आपने साम्यावस्था स्थिरांक का भी फॉर्मूला ये लिखा था, और दूसरा ये अभिक्रिया गुणांक बीमारी है क्या। ठीक
है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अभिक्रिया गुणांक का मतलब होता है उत्पादों की सांद्रता का जो भी फलन है, आंसर है, उसमें भाग लगा दो क्रियाकारकों की ये जो सांद्रता है उसका भाग लगा दो, तो आपको अभिक्रिया गुणांक प्राप्त होता है। ध्यान रखना, अभिक्रिया गुणांक और साम्यावस्था स्थिरांक दोनों समान है, लेकिन साम्यावस्था स्थिरांक केवल साम्य की अवस्था पर प्राप्त होता है और अभिक्रिया गुणांक किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अभिक्रिया गुणांक का सूत्र साम्यावस्था स्थिरांक वाला ही होता है, किंतु 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 अंतर यह है कि यह अभिक्रिया के दौरान किसी भी समय पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि साम्य स्थिरांक साम्यावस्था पर ही प्राप्त किया जाता है। ये दोनों में अंतर है बेटा, साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है वो केवल साम्य की अवस्था पर प्राप्त होता है, जबकि अभिक्रिया गुणांक किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको आप नोट कर लो फटाफट। क्लियर? इसके अलावा साम्यावस्था स्थिरांक तब तक नहीं बदलता जब तक कि तापमान में परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा साम्यावस्था स्थिरांक तब तक नहीं बदलता जब तक तापमान में परिवर्तन ना हो। साम्य स्थिरांक जो होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। साम्य स्थिरांक बदलता नहीं है, तब तक नहीं बदलता जब तक कि तापमान में परिवर्तन ना हो जाए। लेकिन अभिक्रिया गुणांक Q बदलता रहता है। अभिक्रिया गुणांक Q जो होता है ना वो बदलता रहता है। जैसे आपने सांद्रता को चेंज किया तो ये बदल जाएगा, लेकिन साम्यावस्था स्थिरांक बदलता नहीं है। साम्यावस्था स्थिरांक तब तक नहीं बदलता जब तक कि तापमान में परिवर्तन ना हो। साम्यावस्था स्थिरांक केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बदलोगे तभी बदलेगा, अदरवाइज साम्यावस्था स्थिरांक कभी नहीं बदलता। जबकि अभिक्रिया गुणांक जो Q होता है वो बदलता रहता है। वो किसी एक समय कुछ है तो दूसरे समय में कुछ और होगा, तीसरे समय में कुछ और होगा। तो बस यहीं से ध्यान रखना है कि यदि अभिक्रिया गुणांक जो है वो Kc से कम है तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अभिक्रिया साम्य को प्राप्त करने के लिए अग्र दिशा में जाएगी। तो ध्यान रखना, यदि आपके Q का मान Kc से कम है तो अभिक्रिया को कहां जाना है? साम्य की तरफ जाना है। Kc का मान ज्यादा है, साम्यावस्था स्थिरांक का मान ज्यादा है और Q का मान कम है, तो अभिक्रिया की कोशिश होगी वो साम्य की तरफ जाए। तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान तो ज्यादा है ना, साम्यावस्था स्थिरांक का मान ज्यादा है, इसका मतलब Q का मान ज्यादा करने के लिए वो कहां जाएगी? Kc की तरफ, अग्र दिशा की ओर। ध्यान रखना, Q का मान Kc से कम हो तो अग्र दिशा की तरफ जाएगा। Q का मान जब Kc के बराबर हो तो अभिक्रिया कहीं नहीं जाएगी, साम्य पर ही रहेगी। और Q का मान यदि Kc से ज्यादा हो तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, ये तीनों में डिफरेंस है। बात क्लियर? इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक अभिक्रिया लिखी है, यही अभिक्रिया लिखा हूं मैं, A B B C C D D। मान लो शुरुआत के अंदर, मान लो शुरुआत में प्रारंभ में Q का मान जो है वो, मान लीजिए शुरुआत में प्रारंभ में 5 सेकंड के अंदर, शुरुआत मतलब कि मान लो किस समय पर, चलो शुरुआत में ना लिख करके हम लिखते हैं किसी समय पर, मान लो किसी समय पर Q का मान मान लीजिए सभी क्रिया के लिए 20 आ रहा है और इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान जो है वो 50 है। मान लीजिए इस अभिक्रिया के लिए किसी समय पर Q का मान 20 है और Kc का मान क्या है? 50। इसका मतलब Q का मान Kc की तुलना में क्या है? कम है। और अगर Q का मान Kc की तुलना में कम है तो अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए कहां जाएगी? अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए अग्र दिशा में जाएगी। अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए अग्र दिशा में जाएगी। मान लो किसी समय पर इस अभिक्रिया के लिए Q का मान 70 है, मतलब कि Q का मान ज्यादा है Kc से, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी?
पश्चिम दिशा में जाएगी। कहां जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी। तो अभिक्रिया के लिए Q का मान जो भी होगा उसको आप कंपेयर करो Kc के साथ। अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए, यह अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए। ये निर्भर करेगा Q और Kc में क्या संबंध है। जैसा संबंध होगा वैसे अभिक्रिया आगे जाएगी। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट। ठीक है, अच्छा यहां पर एक काम आप और कर सकते हो, इन दोनों में अंतर दिखाने के लिए, जैसे मान लो ये लिखा और Kc बराबर आप क्या लिखते हो? Cc। इसका फॉर्मूला भी यही होता है। आपको मैं थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करता हूँ, ए और बी ये लिखते हो। ऐसा कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है ना, इन फॉर्मूला में इतना सा काम कर सकते हो, ये जो सी लिखा है ना, ये इक्विलिब्रियम पर है, साम्यावस्था पर। यहाँ पर सांद्रता जितनी भी आएंगी वो सारी किस पर आएंगी? साम्यावस्था पर आएंगी। तो यहाँ पर सी डी ए डी इनकी सांद्रता जब साम्यावस्था पर होंगी ना, तो हम कैसे लिखते हैं। लेकिन इनकी सांद्रता साम्यावस्था के अलावा कभी किसी और समय पर है या साम्यावस्था पर ही हो, तो हम क्यू लिख सकते हैं। क्यू हम किसी भी समय लिख सकते हैं। अभिक्रिया गुणांक का सूत्र साम्यावस्था स्थिरांक वाला ही होता है, बस अंतर यह है कि यह अभिक्रिया के दौरान किसी भी समय पर प्राप्त किया जा सकता है। ये साम्यावस्था पर भी प्राप्त किया जा सकता है और साम्यावस्था के अलावा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन साम्य स्थिरांक केवल और केवल इक्विलिब्रियम पर प्राप्त होता है। मतलब कि यहां मैंने लिखा है ए इक्विलिब्रियम, बी इक्विलिब्रियम, सी इक्विलिब्रियम, डी इक्विलिब्रियम। ये सब क्या है? ए बी सी डी की इक्विलिब्रियम पर सांद्रता है। तो ध्यान रखना, केसी को हम केवल इक्विलिब्रियम पर ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन क्यू जो है वो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी कहीं भी हो सकता है। ये डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से हम बताते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट हो, ये हो गया पहला, अभिक्रिया की डायरेक्शन बताने के लिए। बी यहाँ पर हो जाएगा अभिक्रिया में तुलनात्मक मात्रा। तुलनात्मक मात्रा किसकी? क्रियाकारक तथा उत्पाद की। अभिक्रिया में तुलनात्मक मात्रा बताने के लिए, अभिक्रिया में तुलनात्मक मात्रा बताने के लिए, किनकी तुलनात्मक मात्रा? क्रियाकारक और उत्पाद की तुलनात्मक मात्रा बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक का। जैसे कि यहां देखो, मैं एक स्केल लेता हूं, इस स्केल में बीच में मैं लिखता हूं साम्यावस्था स्थिरांक। मान लो साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1 के आसपास, यहां मैं लिखता हूं साम्यावस्था स्थिरांक का मान 10 की घात 3 के आसपास और साम्यावस्था स्थिरांक का मान 10 की घात -3 के आसपास। यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1 के आसपास है तो ये मान के चलिए आप कि अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद इनकी मात्रा तुलनात्मक है, सिग्निफिकेंट, बराबर बराबर तुल्य है। अभिकारक तथा उत्पाद तुल्य मात्रा में, बराबर बराबर मात्रा में। ठीक है, समझ रहे हो ना, बराबर बराबर मात्रा में। लेकिन मान लो अगर के का मान 10 की घात 3 हो जाए, के का मान 10 की घात 3 होने का मतलब, अगर मान लो ये वाली संख्या बहुत ज्यादा बड़ी आ जाए तो इसका मतलब अंश वाला बहुत बढ़ जाएगा, उत्पाद की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब किसी क्रिया के लिए अगर मान लो साम्यावस्था स्थिरांक बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर सिग्निफिकेंट सार्थक रूप से उत्पादों की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में उत्पादों की सांद्रता सार्थक रूप से ज्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में उत्पाद जो है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा होंगे, है ना। तो जब भी के का मान 10 की घात 3 से ज्यादा हो तो उत्पाद की सांद्रता सार्थक रूप से ज्यादा होगी, और जब के का मान 10 की घात 3 से कम हो तो यहां पे ऐसी कंडीशन में क्रियाकारकों की मात्रा सार्थक रूप से कम होती है, सॉरी सार्थक रूप से ज्यादा होती है। यार मैं क्या लिख रहा हूं, सार्थक रूप से ज्यादा होती है। तो के का मान जब बहुत ज्यादा होगा, 10 की घात 3 से ज्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में उत्पादों की मात्रा ज्यादा होगी, सार्थक रूप से ज्यादा होगा, सिग्निफिकेंटली मेजर होगा, मेजर अमाउंट में कंपैरेटिवली उत्पाद। क्रियाकारकों की मात्रा सार्थक रूप से ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? उत्पाद की तुलना में। के का मान जब बहुत कम होगा, 10 की घात -3 से कम होगा तो क्रियाकारक ज्यादा मात्रा में होंगे, 10 की घात 3 से ज्यादा होगा तो उत्पाद ज्यादा मात्रा में होंगे। ये अंतर है भैया, ये ध्यान रखना। तो ये तुलनात्मक मात्रा बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण मान लो मैंने एक अभिक्रिया लिखी है, ए से बी मिलता है, मैंने एक दूसरी अभिक्रिया लिखी है सी से डी मिलता है, और मैंने एक तीसरी अभिक्रिया लिखी है ई से एफ मिलता है। यहां इसके लिए के का मान है आपका 0.0005, है ना, या ऐसे बोल दो 0.0005। हाँ ठीक है। सी से डी के लिए के का मान आपका है मान लीजिए 10, ठीक है, और इस एफ के लिए के का मान है आपका
2 लाख के आसपास। तो जब के का मान बहुत कम होगा, देखो 10 की घात -3 से भी कम ही, तो ऐसी कंडीशन में क्रिया कारक जो होंगे वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा उपस्थित होंगे किसकी तुलना में, उत्पाद की तुलना में। के का मान जब लगभग 1 के आसपास हो, 10 मतलब कि लगभग 1 के आसपास है, 1 से बहुत ज्यादा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्रिया कारक और उत्पादों की सांद्रता में ज्यादा फर्क नहीं होगा, लगभग लगभग दोनों के होंगे समान। और अगर मान लो के का मान बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्रिया कारक की तुलना में, देखो 10 की घात 3, 1000 से भी ज्यादा है ये, 1000 से ज्यादा हो तो क्रिया कारक जो है उसकी तुलना में उत्पाद जो होंगे ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये तीनों में एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो इसको फटाफट नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम, साम्य स्थिरांक के गुणधर्म, के गुणधर्म, ठीक है, ये हमको देखना है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा, एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताई, साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है वो अभिक्रिया की गति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता। अभिक्रिया किस स्पीड से जाएगी, अभिक्रिया धीमी होगी, अभिक्रिया तेज होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ध्यान रखना, साम्य स्थिरांक अभिक्रिया की स्पीड, गति के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। अभिक्रिया कितनी स्पीड से होगी, किस गति से संपन्न होगी, स्पीड के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है। दूसरा, साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है वो एक स्थिरांक है, उस पर सांद्रता का, दाब का, ताप का प्रभाव होता है, बाकी किसी कारक का प्रभाव नहीं होता। तो साम्यावस्था स्थिरांक पर सांद्रता, आयतन, साम्यावस्था स्थिरांक पर सांद्रता, आयतन, ठीक है, सांद्रता, आयतन, उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साम्यावस्था स्थिरांक एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसी पैरामीटर तो क्या बोलेंगे, साम्यावस्था स्थिरांक एक ऐसा नंबर है जिस पर सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिरांक है भैया, स्थिरांक का मतलब तो एक नंबर हुआ ना, स्थिरांक का मतलब एक संख्या हुई, उस संख्या पर ना तो सांद्रता बढ़ने घटने का प्रभाव होगा, ना आयतन का कोई प्रभाव होगा, उत्प्रेरक किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उत्प्रेरक का प्रभाव साम्यावस्था पर नहीं होता, साम्य स्थिरांक पर भी नहीं होता। ध्यान रखना, उत्प्रेरक जो है ये ना तो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करता है, ना ही ये साम्यावस्था को प्रभावित करता है, दोनों में से किसी को भी प्रभावित नहीं करता। उत्प्रेरक ना तो साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करता है, ना साम्यावस्था को प्रभावित करता, किसी को प्रभावित नहीं करता है। हाँ, लेकिन बस ये ध्यान रखना, साम्य तक पहुंचने की गति को जरूर बढ़ाता है, जल्दी से साम्य प्राप्त हो जाएगा, स्पीड को बढ़ा देगा। उत्प्रेरक जो है वो स्पीड को बढ़ाता है, साम्य स्थिरांक की कम ज्यादा होने का स्पीड से कोई मतलब नहीं है, उत्प्रेरक स्पीड को कम ज्यादा जरूर करता है। अच्छा, तीसरा यहाँ पे ध्यान रखना है, साम्य स्थिरांक तापमान पर निम्न रूप से निर्भर करता है। तो क्या आ जाएगा, log 10 K2 बटा K1 बराबर डेल्टा H 2.303 R 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। साम्यावस्था स्थिरांक जो है ना, तापमान पर ऐसे निर्भर करता है, देख लो, तापमान पर निर्भर, इस समीकरण द्वारा हम बता सकते हैं साम्यावस्था स्थिरांक तापमान पर कैसे निर्भर करता है। तो यहां पर डेल्टा H का मतलब है अभिक्रिया की एंथैल्पी, ठीक है। T1 T2 तापमान है किसमें, केल्विन में, जहां T2 का मान T1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, T2 T1 से ज्यादा है। R क्या है, तो R के बारे में तो आप जानते हो, गैस स्थिरांक, पता है ना, इसके बहुत सारे मान होते हैं, अलग अलग मान पढ़े ना, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, पढ़ा ना, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और एक मान होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ऐसे अलग अलग वैल्यूज होती हैं आर की। तो आर हो गया टेम्परेचर के बारे में, डेल्टा एच हो गया। अच्छा, K1 K2 क्या है, तो देखो K1 जो है वो T1, किस पर है, K1 T1 ताप पर तथा
K2 T2 ताप पर साम्य स्थिरांक का मान है। बात समझ में आई? तो K1 जो होगा वो T1 ताप पर और K2 T2 ताप पर। तो आप देख सकते हो T1 T2 पर कैसे साम्यावस्था स्थिरांक, टेम्परेचर बढ़ने घटने पर कैसे साम्यावस्था स्थिरांक का मान घटेगा बढ़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, यदि डेल्टा H बराबर पॉजिटिव, अगर मान लो अभिक्रिया उष्मा शोषी है, अगर मान लो अभिक्रिया उष्मा शोषी है, तो हमेशा ध्यान रखना K2 का मान K1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया उष्मा शोषी है और आपको बताया कि T1 की तुलना में T2 क्या है, ज्यादा। T1 की तुलना में T2 ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताया कि ताप बढ़ाने पर K2 का मान K1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और यदि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, यदि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से, माइनस से। तो ऐसी कंडीशन में तापमान बढ़ाने पर K2 का मान K1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, अगर ये डेल्टा H का मान पॉजिटिव है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो T2 का मान बढ़ाना, T2 का मान ज्यादा ही होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर K2 बढ़ जाएगा। और अगर अभिक्रिया उष्माक्षेपी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K2 कम हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो, अगर मान लो T1 छोटा है और T2 बड़ा है और अभिक्रिया अगर उष्माक्षेपी है, पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? T1 छोटा है, T2 बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, K2 का मान K1 से ज्यादा आएगा। और अगर मान लो T1 कम और T2 ज्यादा, यहाँ पे तो ये ज्यादा ही होता है, T2 ज्यादा, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि T2 तो ज्यादा ही हमेशा, T2 ज्यादा है T1 से, T2 बड़ा है T1 से, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो K2 बटा K1 जो लॉग है ये वैल्यू माइनस में आएगी, और माइनस का मतलब K2 छोटा हो जाएगा, K1 बड़ा हो जाएगा। तो देखो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया माइनस डेल्टा H का मान माइनस, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर K2 छोटा, K1 बड़ा। तो मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। ये यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक का गुणधर्म है जो कि हमको ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में आपको और बताना चाहूंगा कि साम्य स्थिरांक जो है रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति का मतलब क्या, अभिक्रिया का गुणांक। रस समीकरण मिति का मतलब कुछ और नहीं, अभिक्रिया गुणांक होता है। साम्यावस्था स्थिरांक जो है, साम्य स्थिरांक रस समीकरण मिति अभिक्रिया के गुणांक पर निर्भर करता है, अभिक्रिया के गुणांक पर निर्भर करता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया व्युत्क्रम मतलब कि उल्टी कर दी जाए, अभिक्रिया को उल्टा करना, व्युत्क्रम उल्टी कर दी जाए, यदि किसी अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाए, व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो साम्य स्थिरांक पुराने साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। ऐसा समझो बच्चों, जैसे मान लो, इस पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि मान लो N2 प्लस 3H2 ये मिलकर के बनाते हैं 2NH3। मान लो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K1 दे रखा है। क्या बोला, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया व्युत्क्रम कर दी जाए, मान लो मैं इस अभिक्रिया को व्युत्क्रम करता हूं, उल्टा करता हूं, मतलब कि जो उत्पाद है उसको क्रियाकारक में लिखता हूं और क्रियाकारक को मैं उत्पाद में लिख रहा हूं। मान लो ऐसा कर दूं और इसका साम्यावस्था स्थिरांक क्या है, K2। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया व्युत्क्रम कर दी जाए, उल्टा कर दिया जाए, ये रासायनिक समीकरण में उल्टा कर दिया, उत्पाद को क्रियाकारक और क्रियाकारक को उत्पाद बना दिया, तो ऐसा करने पर जो साम्य स्थिरांक प्राप्त होगा वो पुराने साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम होगा। मतलब कि नया वाला जो साम्य स्थिरांक प्राप्त होगा वो पुराने वाले का क्या होगा, व्युत्क्रम। तो ये व्युत्क्रम आ गया, ये संबंध होगा। तो अगर आप किसी रासायनिक समीकरण को पलट दोगे ना, तो यहाँ साम्य स्थिरांक बदल जाएगा, पहले वाले का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये तो लिखा है साम्यावस्था स्थिरांक रस समीकरण मिति पर निर्भर करता है, अभिक्रिया के गुणांक पर निर्भर करता है। आपने अगर इनको पलट दिया तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जैसे मान लो मैंने लिखा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये देता है 2NH3 गैस। मैंने आपसे क्या बात बोली, साम्य स्थिरांक रस समीकरण मिति गुणांक अभिक्रिया के गुणांक पर निर्भर करता है। मान लो इसका साम्यावस्था स्थिरांक कितना है, K1, और मैंने समीकरण को कर दिया 2 से गुणा, मैंने रस समीकरण मिति में 2 से गुणा कर दिया, मैंने इस अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दिया।
इसको भी मैंने 2 से गुणा कर दिया, इसको भी मैंने 2 से गुणा कर दिया। और ऐसी कंडीशन में मान लो साम्यावस्था स्थिरांक कितना है, K2। तो यदि किसी रासायनिक समीकरण को आप किसी गुणांक से गुणा कर देते हो, यदि आप किसी रासायनिक समीकरण में रस समीकरण में थी अभिक्रिया के गुणांक को बदल देते हो, यदि किसी रासायनिक समीकरण के अंदर आप अभिक्रिया के गुणांक को बदल देते हो, देखो अभिक्रिया गुणांक को बदल दिया, तो नया वाला जो गुणांक होगा वो पुराने वाले गुणांक की उस घात के बराबर हो जाएगा जितने गुणांक से आपने मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब K1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मान लो अगर आपने यहाँ पे 3 से गुणा किया होता तो K2 का मान K1 की घात 3 के बराबर होता। मान लो आपने यहाँ पे 4 से गुणा किया होता, K1 की घात 4 के बराबर होता। आपने अगर मान लो यहाँ पे n से गुणा किया होता इस वाले समीकरण को, इस वाले समीकरण को आपने n से गुणा किया होता, तो प्राप्त होने वाला जो भी साम्यावस्था स्थिरांक है वो पहले वाले समीकरण के साम्यावस्था स्थिरांक का घात n गुना हो जाता। तो आप इस समीकरण को जितनी भी संख्या से गुणा करोगे, पहले वाली, अच्छा n से गुणा किया ना, n से गुणा किया, तो पहले वाले समीकरण को मान लीजिए आप n संख्या से गुणा करते हो, तो प्राप्त होने वाला जो नया वाला साम्यावस्था स्थिरांक है वो पहले वाले साम्यावस्था स्थिरांक की घात n के बराबर हो जाएगा। मान लो अगर आपने यहाँ पे 5 से गुणा किया होता तो नया वाला साम्यावस्था स्थिरांक पुराने वाले साम्यावस्था स्थिरांक की घात 5 के बराबर होता। मान लो मैं 10 से गुणा करता तो यहाँ पे घात कितनी आ जाती, 10। मान लो यहाँ पे मैं 50 से गुणा करता तो घात आ जाती 50। अगर आपने यहाँ पे 2 से गुणा किया है तो घात कितनी आ जाएगी, 2। सिंपल, इस तरह से हमको करना है, ठीक है। तो यदि किसी रासायनिक समीकरण को किसी विशेष गुणांक से गुणा किया जाए तो प्राप्त नई समीकरण का साम्य स्थिरांक पुरानी समीकरण के साम्य स्थिरांक की घात, यदि किसी रासायनिक समीकरण को किसी विशेष गुणांक n से गुणा किया जाए तो प्राप्त नई समीकरण का साम्य स्थिरांक पुरानी समीकरण के साम्य स्थिरांक की घात n के बराबर हो जाता है। तो प्राप्त नई समीकरण का साम्य स्थिरांक पुराने समीकरण के साम्य स्थिरांक की घात n के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक और, चलो एक और पॉइंट, मान लो अगर मैं इसी समीकरण को, चलो ये तो ये आ गया, इसी में आ गया, मान लो अगर इसी समीकरण को, इधर देखो, मान लो अगर इसी समीकरण को मैं आधा कर देता हूं, मान लीजिए इस समीकरण को मैं 1/2 से गुणा करता हूं, 1/2 n2, 3/2 n2, 2/2 n2, तो 1/2 से गुणा किया ना, तो नई समीकरण जो बनेगी उसका जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो पुरानी समीकरण जो है उसका जो साम्यावस्था स्थिरांक है उसके घात 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो 1/2 से गुणा करोगे तो नया वाला क्या आ जाएगा, नया वाला K3 आ जाएगा, पुराने वाले K1 पे घात 1/2 इसके बराबर आ जाएगा, जितने से गुणा करोगे उसी के बराबर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक उसके रस समीकरण में थी गुणांक पर निर्भर करता है। इसको आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 4 हो गए, 4 के बाद 5वां पॉइंट, नंबर 5, साम्य स्थिरांक तथा गिब्स ऊर्जा परिवर्तन में संबंध। साम्य स्थिरांक तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा में, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन में संबंध। तो देखो यार, एक समीकरण होती है, आप ये समीकरण सीधी याद रखेंगे, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q, इसके बराबर होती है समीकरण। एक समीकरण होती है जिसको आपको सीधा याद रखना है, एक समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट RT ln Q, ये समीकरण सीधे ध्यान रखनी। अगर बात करूं मैं साम्य पर, तो साम्य पर दो चीजें हमें पता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है 0 और Q बराबर क्या होता है साम्य पर K होता है। आपको अच्छे से पता है कि डेल्टा जी का मतलब गिब्स ऊर्जा परिवर्तन
और डेल्टा जी नोट का मतलब क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। आर का मतलब आपको पता है गैस स्थिरांक, टी का मतलब है तापमान, किसमें, केल्विन में। क्यू का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अभिक्रिया गुणांक। तो आपको ये बात अच्छे से बताया कि सामने पर डेल्टा जी क्या होता है, जीरो, और क्यू बराबर किसके बराबर है, के बराबर। तो डेल्टा जी का मान जीरो रखो, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन। क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, के, क्यू की जगह हम लिखेंगे के। यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के, ये बन जाएगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस 2.303 आर टी लॉग का आधार 10 के, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहां पे आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप नेचुरल लॉगरिथम को, प्राकृतिक लघु गुणक को जब भी आप लॉग का आधार 10 में बदलना चाहते हो, जब भी आप प्राकृतिक लघु गुणक को log का आधार 10 में लिखना चाहते हो, तो 2.303 का आपको गुणा करना पड़ता है। तो 2.303 का गुणा कब करेंगे, जब ln की जगह हम log 10 लिखेंगे। तो ये वो फॉर्मूला है जो कि हमें डेल्टा जी नोट और साम्यावस्था स्थिरांक में क्या बताता है, संबंध। देखो क्या लिखा, साम्यावस्था स्थिरांक के और गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नोट में संबंध। यहां तक की बात क्लियर है, स्पष्ट। तो इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। तो यहाँ पे हमने साम्यावस्था स्थिरांक की प्रॉपर्टीज को हमने फिनिश किया है। अब हम यहाँ से आगे की बात करेंगे, ठीक है, आगे की बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद का जो पॉइंट है बेटा, वो है हमारे लिए काफी खास, क्योंकि इसके बाद का पॉइंट हमको पढ़ना है अब किसमें, विषमांगी साम्य में। अच्छा, विषमांगी साम्य से पहले हम एक काम करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमको यहाँ पे कवर करना होगा, वियोजन की मात्रा अल्फा के बारे में। किसके बारे में, वियोजन की मात्रा अल्फा के बारे में, ठीक है। तो अब हमारा अगला जो हेडिंग है वो है वियोजन की मात्रा अल्फा, ठीक है। चलिए, वियोजन की मात्रा अल्फा क्या होता है। देखो, वियोजन की मात्रा अल्फा का मतलब होता है क्रियाकारक के एक मोल, क्रियाकारक के एक मोल अणुओं से वियोजित होने वाले मोल की संख्या को ही वियोजन की मात्रा अल्फा कहते हैं। ध्यान रखना, क्रियाकारक के एक मोल अणु से वियोजित होने वाले मोल की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा अल्फा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, चलिए एग्जांपल लेते हैं, PCl5 गैस, इससे बनता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। अब मान लीजिए आपने प्रारंभ में, शुरुआत में आपने इसके कितने ले लिए, एक मोल ले लिए, कितने ले लिए, एक मोल। और कुछ समय बाद, मतलब किस साम्य पर, कुछ समय बाद मतलब किस साम्य पर, साम्य पर इसके पास रह गए 0.3 मोल, साम्य पर इसके पास कितने रह गए, 0.3 मोल। मतलब कि एक मोल में से अगर 0.3 चले गए तो कितने, 0.7। तो एक मोल में से यहां पे कितने आ गए, 0.7 मोल आ गए। तो मान लीजिए यदि PCl5 के एक मोल में से 0.7 मोल का उत्पाद बन जाता है, तो इसके पास कितने मोल बचेंगे, 0.3 मोल। तो एक मोल से टूटकर उत्पाद में बदलने वाले मोलों की संख्या कितनी, 0.7 मोल। तो क्रियाकारक के एक मोल अणु से वियोजित होने वाले मोलों की संख्या कितनी, एक मोल अणुओं से कितने मोल टूट करके बन रहे हैं, 0.7 मोल। तो एक मोल अणु से जितने भी मोल टूट करके बनेंगे वही होती है वियोजन की मात्रा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर 0.7 कहां से आया, मैंने एक नंबर लिया। आप चाहो 0.7 की जगह 0.5 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 0.5 भी लिख सकते हो। अगर एक में से 0.5 चले गए तो शेष कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। मतलब कि एक मोल से जितने मोल टूट करके उत्पाद में बदल जाएंगे वही होती है वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा हमेशा एक मोल क्रियाकारक के अणु के साथ वियोजित होने वाली मात्रा से निकल जाती है। तो क्रियाकारक के एक मोल अणु टूट करके उत्पाद में जितने बदलेंगे, एक मोल अणु से जितने अणु टूट करके उत्पाद में बदलेंगे वही वियोजन की मात्रा। एक मोल में से 0.5 मोल उत्पाद में बदले तो वियोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0.5। अगर एक मोल से टूट करके 0.2 मोल उत्पाद में बदलते हैं साम्य अवस्था पर, तो वियोजन की मात्रा कितनी होगी, 0.2 होगी। वियोजन की मात्रा का मतलब है एक मोल से टूटकर बनने वाले उत्पाद के मोलों की संख्या। तो एक मोल क्रियाकारक से टूट करके उत्पाद के जितने मोल बनेंगे
वही हो जाएंगे क्या, एक मोल से टूट करके उत्पाद के जितने मोल नहीं, हम ये बोलेंगे कि क्रियाकार के एक मोल से जितने मोल टूटेंगे उत्पाद में, क्रियाकार के एक मोल से उत्पाद में वियोजित होने वाले मोल, तो क्रियाकार के एक मोल से उत्पाद में कितने जा रहे हैं, 0.2 जा रहे हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा 0.2। बात समझ में आ रही, तो ध्यान रखना एक मोल से उत्पाद में जितने मोल जाएंगे वही हो जाएगी वियोजन की मात्रा। मतलब कि मान लीजिए आपने इसके एक मोल लिए हैं, तो एक मोल से उत्पाद में कितने जाते हैं, अल्फा मोल। क्यों, क्योंकि एक मोल से उत्पाद में बदलने वाले मोलों की संख्या क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा। एक मोल से अगर मान लो 0.2 मोल गए हैं, 0.2 अल्फा का मान 0.2। एक मोल से अगर 0.5 मोल अगर उत्पाद में गए हैं, तो अल्फा का मान 0.5। एक मोल से उत्पाद में टूटने वाले मोलों की संख्या 0.3 है, तो अल्फा का मान 0.3। तो अल्फा का मतलब होता है उत्पाद में एक मोल क्रियाकारक से उत्पाद में टूटकर बनने वाले मोलों की संख्या। अच्छा, तो अगर एक में से अल्फा चलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। भाई मेरे पास 1 रुपए थे, एक में से मैंने 50 पैसे किसको दे दिए, तो मेरे पास क्या बचेगा 50 में से एक में से अल्फा यहाँ दे दिया, 1 माइनस अल्फा। तो क्रियाकारक के एक मोल से जितने अणु वियोजित होते हैं वही होता है वियोजन की मात्रा। ये ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं वियोजन की मात्रा। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा।